चलिए एटम्स में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो कुछ कुछ चीजों को उस समय एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस रहे और उसी लिमिटेशन के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है उसमें मोस्ट ऑफ द मास प्रेजेंट है और वो एटम के सेंटर में है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीजें थी उसमें तो एक प्रॉब्लम तो आप लोग जानते ही हैं, वो ये था कि एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। हमको जब पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम का जो चीज है वो कहां से आता है, चार्ज के एक्सिलरेट होने से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर वहां इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है तब भी तो एक्सिलरेटेड है, कम से कम सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन तो है ही। और अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है तो भाई वो एक्सिलरेट कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना चाहिए। और अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते करते उसका एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए। और एनर्जी डिक्रीज करते करते एक ऐसा समय आएगा जब वो किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस। अब ऐसा अगर होना होता तो कब का हो चुका होता, अभी तक वेट थोड़ी करता कि हम लोग जिस दिन खोजेंगे उसी दिन इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा अच्छा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करना और तब वो रेडिएट करेगा। नहीं, वो तो पहले से कर रहा होता और आज ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बहुत वेल नोन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है। उसके अलावा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है जो कि रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वो क्या है, वो है स्पेक्ट्रम के बारे में। वो है किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। अब स्पेक्ट्रम में क्या होता था, ये जो स्पेक्ट्रम था, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, वो दो तरह का था। एक था एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन सिंगल एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से देखिए, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल है वेपर का या फिर गैस का, इसको थोड़ा इवैक्यूएट करके लो डेंसिटी पे ले आए, तो इस गैस को थोड़ा कम डेंसिटी करके, इसका डेंसिटी को लो करके, इवैक्यूएट करके जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब हम लोग क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो गैस है उसमें एक्साइटेशन होता है और हम लोग देखते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को एमिट करता है और यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स मिलता है। ठीक है, लाइट का कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स इससे निकलता हुआ नजर आता है। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मान लेते हैं कि फिर से वो ऐसा ही कोई गैस है और इससे हम लोग एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ एमिट कराते हैं। ठीक है भाई, क्या कराते हैं, कंटिन्यूअस वेवलेंथ एमिट करते हैं, मतलब बहुत सारा वेवलेंथ कंटिन्यूअसली एमिट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो हैं वो मिसिंग हैं। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स क्या है, बोलो, मिसिंग वेवलेंथ्स। तो यहां पे जो हम लोग दिखा रहे हैं वो मिसिंग वेवलेंथ्स, मिसिंग वेवलेंथ
फिर से एक बार कहानी देख लें क्या हुआ। गैस था, उस गैस को थोड़ा इवैक्यूएट किए, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, तो हमने देखा कि कुछ समय बाद कुछ वो लाइट एमिट कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ का। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ करिए इंडिया में, चाहे यूएसए में करिए, कनाडा में करिए, जहां मन वहां करिए, सेम वेवलेंथ आता था। ठीक, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर सेम गैस ले लेते हैं और उसमें बहुत सारा वेवलेंथ, जैसे मान लीजिए व्हाइट लाइट है, उसमें 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का पूरा वेवलेंथ है कि नहीं, वैसा ही मान लो सनलाइट ही हम भेजते हैं। सनलाइट में आपको मालूम होना चाहिए कि इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होता है। कंटिन्यूअस वेवलेंथ का बहुत सारा वेवलेंथ उससे हम लोग पास करा सकते हैं। तो जब पास कराते हैं तो देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ पर्टिकुलरली क्या है, मिसिंग है। मतलब समझे, यहां भेजे सब और यहां जब मिला, यहां जब खोजे तो देखिए कि कुछ मिसिंग, बाकी सब मिला, कुछ मिसिंग है। और दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पे एमिट किया था ना, अगर ये वही गैस है तो वही लैम्डा यहां मिसिंग हुआ। तो ये एक मिस्ट्री था। इस मिस्ट्री को कौन नहीं सुलझा पाया? हाँ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम नहीं सुलझा पाया, और यहीं पर जरूरत पड़ी कि हम एक नए मॉडल की तलाश करें। अच्छा, उसके दौरान जो स्पेक्ट्रम खोजा गया है ना, जो स्पेक्ट्रम का सॉल्यूशन खोजा गया, जैसे लाइमन सीरीज पहले खोजा गया, ठीक है, नहीं बामर सीरीज पहले खोजा गया। तो बामर सीरीज जो बामर ने खोजा वो विजिबल रेंज में था, इसलिए जल्दी मिल गया, पहले मिला। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला तैयार कर लिया। उस फॉर्मूला को हम लोग चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकली वो पहले निकला, और बाद में बोर मॉडल जब आया तो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया। एक एटम के लिए सोचो, केवल एक एटम के लिए उनका पूरा मॉडल। बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑलमोस्ट, है ना। लिथियम प्लस, नहीं हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इस तरह से, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसने फिर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो हम लोग वहीं पे डायरेक्टली पढ़ेंगे उसको। ठीक, जो हम लोग का लाइमन सीरीज, ये सब बामर सीरीज है, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली बोर्स मॉडल से हम लोग कैसे डिराइव कर लेते हैं, वहीं पर डायरेक्ट पढ़ेंगे। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है जानना कि बामर ने कैसे उसको खोजा होगा। सोचो कि उसके पास थ्योरी नहीं था, लेकिन उसने रिलेट कर लिया किसी तरह से, उसके पास फॉर्मूला आ गया था, और वो फॉर्मूला उस थ्योरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था, और फिर थ्योरी के हिसाब से भी वही डिराइव किया गया, और ऑलमोस्ट सिमिलर आए। ये उस थ्योरी के लिए, जो बोर्स मॉडल थ्योरी था, उस थ्योरी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भाई उसको एस्टैब्लिश किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसको मिल गया, है ना। तो अब हम लोग, आपने ये समझ लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ने, मतलब बोर ने अपना मॉडल देने से पहले कुछ अजम्पशंस किए, और उन्हीं अजम्पशंस को हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो क्या थे वो अजम्पशंस? पहला उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिवॉल्व इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना, केवल स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। जैसे रदरफोर्ड का जो ऑर्बिट था वो रैंडम था, लेकिन यहां पे जो ऑर्बिट है वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और वो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स के अलावा दूसरे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, और इनमें जब वो रिवॉल्व करता है तो वो किसी भी तरह का रेडिएंट एनर्जी एमिट नहीं करता। उसने कहा कि भाई सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, केवल वैसे ऑर्बिट्स अलाउड हैं जो स्टेबल हैं, और इन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। और ऐसे ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। ऐसे ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस एटम का स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ठीक, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसी को और इलैबोरेट करता है।
अब अगर आपके मन में आपको ये बोला जाए कि भाई सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, कुछ वैसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स अलाउड है जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं या स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाते हैं, तो आपके मन में आएगा कि फिर कौन से ऑर्बिट्स अलाउड है। तो इसका आंसर सेकेंड पोस्टुलेट कहता है, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें और वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल आया, वही ऑर्बिट्स केवल अलाउड है, बाकी ऑर्बिट अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है भाई, थर्ड पॉइंट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एक परमिटेड ऑर्बिट से दूसरा परमिटेड ऑर्बिट, बीच में तो वो जा नहीं सकता, एक ऑर्बिट परमिटेड है, दूसरा ऑर्बिट परमिटेड है, बीच का जगह परमिटेड नहीं है, तो वो बीच में नहीं जा सकता। तो अगर वो ट्रांजिशन करेगा तो दो तरह से ट्रांजिशन हो सकता है, सोचिए, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर में जा सकता है या लोअर से हायर में जा सकता है। तो ऐसा करने के दौरान या तो वो फोटोन एमिट करेगा या वो फोटोन को क्या करेगा, बोलो, एब्जॉर्ब करेगा। एमिट तब करेगा जब वो हायर से लोअर आ रहा है, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आएगा तो क्या होगा, बोलो, एनर्जी का एमिशन, ठीक है भाई। और जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। तो वो फोटोन इसमें एमिट कर रहा होगा, इसमें इसके दौरान फोटोन बाहर निकलेगा और इसके दौरान फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब ये चीज ना बाद में हम लोग देखेंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों स्पेक्ट्रम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, सोचो। आगे तो हम लोग उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, अभी यहां से समझ लेते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। लो डेंसिटी का गैस है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी स्टेट में। अब वो एक्साइट होकर ऊपर चला गया, लेकिन अब वो वहां रह नहीं सकता बहुत देर तक, वो अपने नॉर्मल स्टेशनरी स्टेट में आने की इच्छा रखता है। तो वो हायर एनर्जी स्टेट से क्या आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। और जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उसके दौरान वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स को एमिट करेगा। मतलब वो वेवलेंथ एमिट हो गए कि नहीं हो गए, और वो वेवलेंथ एमिट हो गए, हमको दिख गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके दौरान उसने फोटोन एमिट किया। अब सोचो, गैस है, अब गैस में जब हम लोग लाइट भेजते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ का लाइट भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर टकराएगा जिससे वो यहां से यहां जा सकता है, वो वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर उससे ज्यादा का टकराएगा तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ लेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, नहीं चाहिए मुझे। उससे कम का मिलेगा, नहीं लेगा, एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी मिलेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा। तो अब वो फोटॉन्स तो मिसिंग हो गए ना तुम्हारे सैंपल से। अब दूसरे साइड तुम उस पूरे लाइट को एनालिसिस करोगे तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ मिसिंग हो गए, और ये दोनों वेवलेंथ तो बराबर है। जो एमिशन में हम लोग को मिला वही एब्जॉर्प्शन में खो गया, और वही चीज एक्सपेरिमेंटली हम लोग को दिखा भी था। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। मैथमेटिकली कैसे करता है वो आगे देखेंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन यही होता है, फोटॉन पिक्चर ऑफ लाइट यही कहता है। तो एच न्यू इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस। अब आपको देख लेना है, E2 माइनस E1 करना है, E1 माइनस E2 करना है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन बड़ा है कौन छोटा। आपको ये पॉजिटिव रखना है हमेशा, तो इसी के हिसाब से काम करेंगे। अब इस पोस्टुलेट्स के बेसिस पे उसने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डेरिवेशंस किए, वेलोसिटी इन एन ऑर्बिट, बाकी सब कुछ देखेंगे हम लोग एक एक करके। यहां से कुछ कुछ जो डिडक्शंस इंपॉर्टेंट हुए वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और nth कोई ऑर्बिट है, ठीक है, nth ऑर्बिट ये हम लोग ले रहे हैं। अब इस nth ऑर्बिट में मान लो कि हमारे पास जो रेडियस है वो rn से डिनोट कर रहे हैं और वेलोसिटी जो है उसको vn से डिनोट कर रहे हैं। तो इस समय उसके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvn into rn, ये होगा।
mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, इक्वल्स टू हो जाएगा nh बाई 2 पाई। तो क्या यहां से हम लोग Rn का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा nh बाई 2 पाई इंटू mvn आ जाएगा क्या? आप चाहे तो vn का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, nh बाई 2 पाई इंटू m Rn, जिसका जैसा जरूरत होगा उसी हिसाब से यूज करेंगे। vn इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई m Rn, ध्यान रखना n सबस्क्रिप्ट में है और n वो बता रहा है कि दिस इज फॉर nth ऑर्बिट। ठीक है, इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और Rn और Vn का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ये इन nth ऑर्बिट। क्या होगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब वो nth ऑर्बिट में है, वो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो Zd मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो रिवॉल्व कर रहा है विद सम वेलोसिटी Vm। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही प्रोवाइड करेगा। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ये Rn स्क्वायर लिखेंगे, अगर nth ऑर्बिट का रेडियस है तो Rn से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू mvn स्क्वायर अपॉन Rn। एक Rn से एक Rn कैंसिल हो गया, तो हम लोग का Rn क्या आया, nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या आएगा, वो आएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, Rn का वैल्यू हम लोग को मालूम है ना, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Rn की जगह पे लिखेंगे NH अपॉन 2 पाई m। अच्छा, ये 2 पाई यहीं रहने दो, mvn को ऊपर रख दें, इक्वल्स टू mvn स्क्वायर बाई 1। एक Rn तो कैंसिल हो चुका है, m से m कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ, 2 पाई से 2 टाइम से कैंसिल हो गया, एक Vn से एक Vn कैंसिल हो गया। तो देखो तो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो निकल जाएगा क्या, ये आ गया ZE स्क्वायर अपॉन क्या है ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ये हो गया nth ऑर्बिट का वेलोसिटी। तो अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इसको आप लिख सकते हैं z by n के प्रोपोर्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू z by n। अच्छा, ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। मतलब लिथियम 2+ या हीलियम प्लस लेंगे तो उसमें z के वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऐसे 1 रहेगा। अब देखिए वेलोसिटी n के साथ बढ़ता है कि घटता है, घट रहा है ना, मतलब आप हायर ऑर्बिट के वेलोसिटीज को देखेंगे तो हायर ऑर्बिट का वेलोसिटी कम होगा और लोअर ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं Rn की वेलोसिटी, Rn के वैल्यू को लिखना चाह रहे हैं। सेकंड है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के रेडियस की बात करें तो Rn क्या होगा, NH बाई 2 पाई m Vn, अब Vn का वैल्यू पुट करते हैं ZE स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देते हैं, तो आर एन क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम जेड स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, पाई एम जेड स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया। तो अगर nth ऑर्बिट की बात किया जाए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, यानी कि क्या हुआ ये, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाइएगा उसका रेडियस बढ़ेगा स्क्वायर से। मतलब अगर आप ऐसा लिखें r1 इज टू r2 इज टू r3 का रेशियो फॉर सेम एलिमेंट, तो वो आएगा 1:4:9। ये हो, जल्दी से इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग इसमें एक दो स्पेशल केसेस को देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स के वैल्यूज को देखने की कोशिश करते हैं कि उसके कंपैरिजन में ये किस तरह से अपने वैल्यूज को बढ़ाता है या घटाता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है उसको अगर हम देखें तो आप इसमें से z बाहर निकाल लीजिए, n बाहर निकाल लीजिए, z बाहर निकल गया, n बाहर निकल गया, और साथ में एक c मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h c, याद है c हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये जो चीज है ना इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट अल्फा जेड सी बाई एन। ये वैल्यू हो गया वी एन इक्वल्स टू अल्फा जेड सी बाई एन। ये जो फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट अल्फा है उसका वैल्यू होता है 1/137। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो बहुत हाई होता है, आप समझ रहे हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि z का वैल्यू हमने 1 रख दिया, किसके लिए z का वैल्यू 1 होगा, हाइड्रोजन के लिए, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n का वैल्यू भी 1 होगा। आप समझ रहे हैं, ये n कहां से आ रहा है, NH/2 पाई से n आ रहा है। वो n क्या बताता है, वो ऑर्बिट का नंबर बताता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो z और n दोनों 1 हो जाएगा, तो V1 फॉर हाइड्रोजन एटम कितना आएगा, अल्फा c, यानी 1/37 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। बहुत हाई स्पीड है, समझ रहे हैं। मतलब वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है वो कितने स्पीड से घूम रहा है, c/137, मतलब लगभग 10⁻⁶ के रेंज में स्पीड है इसका, बहुत हाई स्पीड है। ये एक बात हो गई। तो इससे रिलेटिव मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला कि नहीं, कि किस ऑर्डर में उसका वेलोसिटी रहता है, सी से जब हमने रिलेट कर दिया। उसी तरह से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को हम लोग बोर रेडियस से कनेक्ट करके सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए n का वैल्यू अगर 1 रख दें, z का वैल्यू 1 रख दें, तो क्या बच जाएगा, R1 आएगा फॉर हाइड्रोजन एटम, यस सर, ये आएगा h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z, यही आएगा ना। यस ये जो चीज है n का वैल्यू 1 रखने से, ये Rn ही लिख रहे हैं, ये R1, या इसी को A0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है ना वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लेंथ का बहुत छोटा यूनिट है, आपको मालूम है। इसको अप्रोक्सीमेटली ये भी मानते हैं कि इट इज आल्सो इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसीलिए nth ऑर्बिट की रेडियस को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते, देखिए Rn इक्वल्स टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा,
मतलब इसकी मदद से आप हर एलिमेंट का, जो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होगा, उसका किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई वेलोसिटी और रेडियस की बात। आपको अगर एक बार वेलोसिटी पता है ना, हम लोग यहां पर क्योंकि बार बार रेफरेंस लेते रहेंगे, तो Vm का वैल्यू यहां लिख रहे हैं ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक है, और Rn का वैल्यू भी यहां पे लिख ले रहे हैं, Rn इक्वल्स टू N² H² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE², पाई m ZE²। अब देखिए, आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी ने इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश की आर एन को। कैसे देखिएगा, तो आर एन इक्वल टू लिखिएगा h बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। कैसे आया है भाई, देखिए 2 पाई तो नीचे आया नहीं, ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE², ऐसा आप लिख सकते हैं, और यहाँ NH कर दीजिए तो हो जाएगा। देखिए तो हो गया क्या, M बच गया ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं N² इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन समझ रहे, यहाँ हो गया h/2 पाई, कई बार आता है, उसका होल स्क्वायर। यहाँ हो गया N²/m, और एक हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ZE²। अगर एक्सप्रेशन पूरा पूरा याद रखना हो तो ये इस 3 ब्रैकेट को याद रख के Rn के एक्सप्रेशन को याद रखा जा सकता है। अब चलिए हम लोग एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्या क्या आप निकाल सकते हैं, आप सोचिए क्या क्या निकाल सकते हैं। आपको एक आइडिया देते हैं, इसको खुद से निकालने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए हम डिराइव नहीं करा रहे, लेकिन आप सोचिए क्या आप ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल, ओमेगा जो होता है वो Vn अपॉन Rn होता है, होगा कि V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है। अच्छा, ये ओमेगा n आएगा। देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी n से डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2 पाई R/v, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल 1/t। इतनी चीजें तो पक्का निकाल सकते हैं, है ना। ये निकालने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें यहाँ से निकाली जा सकती है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी इन nth ऑर्बिट। एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आता है, सबसे पहले आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो घूम रहा है, स्पीड है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m। अच्छा, ये के ई के लिख लेते हैं, या के एन लिख सकते हैं आप चाहे, के एन काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, हाफ m Vn²। क्या लिख पाएंगे, हाफ m Vn का स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर Z²e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N² H², है ना। ये आ गया, ये किससे रिलेटेड है आप देखिएगा, तो m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H² इंटू Z² अपॉन N², ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगी। उसी तरह बात करें पोटेंशियल एनर्जी की,
तो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो UN कितना आएगा -1/4πε0 ZE²/Rn आएगा कि नहीं बताओ। 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 है ZE और Q2 है E, तो ZE²/Rn, Rn का वैल्यू हमने पहले से लिखा हुआ है। -1 माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इसलिए 1/4πε0 Z² नहीं ZE²/Rn, का वैल्यू हो गया m² h²ε0 इंटू πm ZE²। देखिए Z और Z² हो गया, यहाँ m² हो गया, तो क्या बच गया भाई, पाई तो कट जाएगा, पाई कट गया, पाई कट गया, समझ, और कुछ बचा नहीं, m e⁴ अपॉन 4 h²ε0²। देखो सिमिलर है क्या यहाँ भी, m e⁴, ठीक है, 4 और 8, हाँ नहीं था, माइनस लगा दो, इंटू Z²/m²। सोच के बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट और काइनेटिक एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट दोनों में क्या रिलेशन है। क्या हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। तो अगर ये दो चीजें पता चल गई, क्या टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, यस, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले इतना कॉपी करिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी तो लिखा जा सकता है ना आराम से। सबसे पहले लिस्टिंग में हम लोग अब यहाँ पे एक और नाम जोड़ रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी का है, क्या होगा m e⁴ अपॉन 8 h²ε0² इंटू Z²/n², और पोटेंशियल एनर्जी UN भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, -m e⁴ अपॉन 4 h²ε0² Z²/n², UN हो गया। तो टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू En लिख लें तो Kn प्लस UN, ये हो। अब दोनों को ऐड करिएगा तो देखिए हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, Kn को Kn रहने दीजिए प्लस UN की जगह -2 Kn, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, ये बेसिकली -Kn आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही होगा, बस नेगेटिव होगा, -m e⁴ Z²/8 h²ε0² n², ये En हो गया। अब इसमें से बहुत सारे वैल्यूज हैं जो नोन वैल्यूज हैं। अच्छा, अब टोटल एनर्जी हम लिख नहीं रहे हैं, बट एक चीज लिख रहे हैं, रिलेशन उनके बीच का। हाँ, UN जो है उसको लिख रहे हैं -2 Kn, ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं -2 En, ठीक है सही, -2 En की 2 En, समझ रहे हैं, +2 En हो, वहां से सारे रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी का अगर ये रिलेशन देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, H पता है, ε0² का वैल्यू पता है, और 8 पता है। इन सारे वैल्यूज को जब आप पुट कर देते हैं तो En क्या आता है
2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square जूल। ठीक है भाई, और ये माइनस में रहेगा। साथ ही साथ इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं जनरल प्रूफ कर रहे हैं, मतलब z पे डिपेंडेंस भी दिखा रहे हैं। केवल अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो ये जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, z का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, खाली n पे डिपेंडेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने लिखी है टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। क्या अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का भी इसी तरह के न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना पड़े एक्सप्रेशन, तो बताइए क्या लिखना चाहिए? क्या न्यूमेरिकली kn और en का वैल्यू बराबर है, बस एक बीच में माइनस ही तो है, तो ये माइनस अगर हटा देंगे तो kn का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square जूल, या फिर 13.6 into z square upon n square जूल। अच्छा वही un का वैल्यू देखा जाए तो वो इसका आधा हो जाएगा, नहीं इसका डबल होगा ना, डबल होगा, तो वो माइनस ऑफ 2kn है, तो माइनस ट्वाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.36 into 10 to the power minus 18 z square upon n square joule. This is also equal to 27.2 z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, जूल गलती से लिख लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये तो एनर्जी की बात हो गई, यहां से आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ एनर्जी स्टेट्स का आपको एनर्जी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप n इक्वल्स टू 1 पुट करिए, पहले तो z इक्वल्स टू 1 रख लीजिए, क्योंकि आप किसके लिए निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे ग्राउंड स्टेट है तो n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा एक टर्म पूछता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो होता है 13.6। क्यों होता है? देखिए भाई, उसको आयोनाइज करने का मतलब है कहां पे पहुंचा देना, n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे पहुंचा देना, और उसका एनर्जी क्या है? बोलो 0। ठीक है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए? इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए। हाँ भाई, तो इसको इसी के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अच्छा, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा? ये एनर्जी आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, क्या आएगा? आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, क्या आएगा? एनर्जी आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी कम से कम आपको याद होना चाहिए। जल्दी से इतना कॉपी करिए।